जय हिंद दोस्तों। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत लंबे समय के अंतरालों पर आप लोग के सामने फिर एक वीडियो को लेकर आए। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अब अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करें, इससे वजह से वीडियो लेकर आए। अब देखिए, नए सिरे से हम लोग पूरा बेसिक बेसिक तौर पर आराम आराम से आसानी से एकदम बिल्कुल सरल तरीका से हम लोग समझेंगे। ठीक है, और अब से जो होगा क्लास 10th का सिलेबस चालू कर रहे हैं, 9th का भी चालू करेंगे हाल ही फिलहाल में। ठीक है, क्लास 9th का और 10th के दोनों का क्लास चलेगा और साइंस का क्लास चलेगा। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे पहले प्रयास करेंगे कि हम लोग केमिस्ट्री को देख ले। किसके बारे में देखते हैं? केमिस्ट्री। तो आप लोग को पता होगा कि जब हम 9th 10th में चले जाते हैं तो विज्ञान को 3 भागों में लगभग बांट कर पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो जो 10 क्लास की जो हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो कौन सा क्लास का होगा? 10 क्लास का। 10th क्लास का हम लोग केमिस्ट्री चालू करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट चालू करेंगे? केमिस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट में रख लीजिएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करेंगे ये फटाफट से वीडियो के साथ जुड़ जाइए और अनेक जो वीडियो अच्छा लगे, समझने का तरीका ठीक ठाक लगे, क्वालिटी ठीक हो, तो सब कुछ जितनी से अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो सारे प्रॉब्लम को आप बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो उसको शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ताकि उन लोग भी आसानी से पढ़ सके। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलेगी। और हम लोग देखते हैं क्लास टेंथ के केमिस्ट्री को चालू करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। एक सूचना है आप लोग के सामने, बताते हैं कि जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक्स पढ़ेंगे, फैक्ट पॉइंटों को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इसका वीडियो का जो बना हुआ प्रति हम लोग पाठ पढ़ेंगे। जैसे केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं जब समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो इसका आप लोग का एक नोट मिलेगा। उस जो नोट्स से आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन करने में बहुत काम देगा। ठीक है, तो नोट्स जो मिलेगा आप लोग को यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर या फिर अपना नंबर सेंड कर दीजिए। वो एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का और उस पर सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर फिर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो अपना अपना जितने भी होंगे कमेंट बॉक्स में नंबर को सेव कर दे सेंड कर देंगे, ताकि एक अच्छे से अच्छे ग्रुप बना सके, जिससे आप लोग को पीडीएफ मिल सकेगा। नोट पीडीएफ मिलेगा, बहुत अच्छा खासा होगा और तैयारी भी ठीक ठाक से होगा। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। तो हम लोग बेसिक से तौर से ध्यान से अच्छी तरह से सबको पढ़ते हैं, एक एक चीज को, एक बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते चलेंगे और नए सिरे से एक बहुत बड़े अध्याय को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम था, ठीक है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसी इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अधिकांश बच्चों को तो ये पता नहीं होगा कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है क्या, तो अपने आसपास जितनी अधिकांश घटनाएं दिखाई पड़ती है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया वो सब सारी होती है। जैसे आप लोग को हम एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे दूध से जो दही बनता है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। भोजन का जो पचता है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली अधिकांश घटनाओं को शामिल किया जाता है। या एक चीज को एक अन्य तरीका से भी बता सकते हैं कि परिवर्तन, जो आप लोग जानते होंगे कि प्रकृति का बहुत बड़ा देन है कि किसी न किसी वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहती है। तो परिवर्तन जब हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासों में, जब आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से सुन लीजिएगा। जो पिछले क्लासों में जब पढ़े थे हम लोग परिवर्तन, तो दो तरह के परिवर्तन को पढ़े थे, एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग को बताया, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या कहते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं।
तो चलिए जो फैक्ट पॉइंट होती है पहले उसके बारे में ध्यान से समझ लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन, आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है। ऐसे हम अति देंगे, समय देंगे, उसको चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कलम कॉपी लेकर आसानी से दम बिल्कुल हम शांत माहौल में बैठिए और तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़िए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताया कि परिवर्तन जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के। किसके बारे में पढ़ते हैं, परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2। कौन कौन होते हैं, तो सबसे फर्स्ट परिवर्तन जो होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। और दूसरा कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है। तो दम आसान से सरल भाषा में आप लोग समझ लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो बदलने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे आप लोग सपोर्टेड मान लेते हैं कि जैसे आप लोग बनाए, ले लिए दही, पहले दूध लिए, क्या ले लिए, दूध। दूध को जब हम लोग इसमें जोरन डालते हैं, देखे होंगे जोरन, समझते हैं, जब इसमें जोरन डाल देते हैं तो दूध से क्या बन जाता है, दही। क्या बन जाता है, दही। अब आप लोग सोचिए, ध्यान से समझिए, दही से क्या फिर पुनः दूध बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। दही से पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि हम रासायनिक परिवर्तन उसे कहेंगे कि वैसे परिवर्तन जो पुनः अपनी मूल अवस्था में, यानी कि मूल अवस्था इसका कौन था, दूध, पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकती है या परिवर्तित नहीं की जा सकती है, उससे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन जिसे अपनी पुनः अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी लेते हैं, पानी को बहुत ठंडा कीजिए, देखे होंगे फ्रिज में डालकर, अधिकांश व्यक्तियों के पास फ्रिज भी होगा घर में, ठीक है। जब पानी है, पानी को अगर ठंडा करते हैं, बहुत ठंडा करते हैं, तो क्या बन जाता है, बर्फ। क्या बन जाता है, बर्फ। इसमें भी देखिए परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, पानी से क्या बन गया, बर्फ बन गया। लेकिन जब फिर हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं तो पुनः पानी प्राप्त हो जाती है, हो जाती है, यानी कि पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। तो जो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, और जो पुनः अपनी अवस्था में प्राप्त नहीं होती है उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। आप लोग को एग्जाम्पल बताएं, जैसे दूध से दही बनना, या फिर भोजन का पचना। तो जो हम लोग भोजन खा लेते हैं वो पुनः थोड़ी हो जाएगा। अब फिर उसी तरह के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आटा होता है, आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंद देते हैं और छोटे छोटे लोहे के रूप में बनाते हैं, जिससे रोटी बनता है। तो आटे से रोटी का बनना, अब कितनों कुछ प्रयास कीजिएगा तो रोटी से आटा नहीं बन सकता है कि नहीं। तो वो कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। फिर जैसे लोहे में जंग लगना, कैसा परिवर्तन है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी देता है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन रासायनिक परिवर्तन है। जैसे एक छोटे बच्चे वाले में 6 क्लास में शायद पूछा था कि कागज से जहाज का बनना, कागज का जहाज होता है, कागज से जहाज का बनना, बोले कैसा परिवर्तन है। तो कागज से जो जहाज बन गया उसको पुनः खोल देंगे तो फिर कागज ही रह जाएगा। देखो किस अवस्था में आ जाएगी, भौतिक अवस्था में, ठीक है, यानी कि भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो जो भौतिक परिवर्तन होती है, ठीक है, यह पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। और रासायनिक जो परिवर्तन है पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। तो जो रासायनिक परिवर्तन की जो घटनाएं घटती है उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसी क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझ लिए। और रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, किससे कहेंगे, तो आराम से दम लिखते चलिएगा कि रासायनिक परिवर्तन को ही, किसको, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो आप लोग को सब सारा चीज बताएंगे, टेंशन नहीं, एक ठोप का टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को सारी चीजों को बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग आराम आराम से थोड़ी थोड़ी से कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो ये तो आपका अलग से फैक्ट पॉइंट था, इस चीज को आप लोग लिखना चाहेंगे तो अलग में लिख लेंगे, ठीक है, अलग जगह पर इस तरह से बॉक्स बनाकर लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग चालू करते हैं चैप्टर पर। जब चैप्टर पर आते हैं तो हम लोग देखें कि रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन कौन कौन होते हैं, तो पहला नंबर पर जो होता है अवस्था में परिवर्तन। किसमें, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग रंग में परिवर्तन। दूसरा किस में होता है, रंग में, ठीक है, रंग में परिवर्तन हो जाती है। तीसरा देखते हैं कि ताप में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है, ताप में, ठीक है, ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। और चौथा देखते हैं तो चौथा में अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप।
अवक्षेप का मतलब आपको कहने का मतलब हो गया कि एक कोई ठोस पदार्थ बनेगा, ठीक है, ठोस पदार्थ जैसा अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, ठीक है, चौथी में हो जाएगा। और पांचवी जो घटना घटती है, पांचवी घटना भी इसका एक मुख्य इंपॉर्टेंट भाग है, वो होता है गैस का निष्कासन। कुछ होता है गैस, ठीक है, गैस का निष्कासन, निष्कासन या निष्कासन को ही कुछ ही बोलते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन। एक ये देखिए, गैस का निष्कासन, निष्कासन का मतलब होता है निकलना, और उत्सर्जन का भी मतलब होता है निकलना। गैस का निष्कासन किया जाएगा या फिर अवशोषण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अवशोषण, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो कितने प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल गए? 5 प्रकार के। जब हम किसी तरह के जब रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं कोई भी तत्व, एग्जाम्पल देंगे आप लोग को, सारी चीजों का एग्जाम्पल देंगे। आप लोग ये बोले कि एकदम निधड़क होकर आराम से एकदम कॉपी कलम लेकर बैठिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि लगभग लगभग सभी व्यक्तियों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो क्वालिटी ठीक हो, साउंड अगर ठीक ठाक होता है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद अगर किस तरह की प्रॉब्लम होती है, जिस समझ में नहीं आता हो या किस तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। और रही बात पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए भी आप लोग को बता दिए हैं। अच्छा खासा कॉन्टेक्ट बनाकर तैयार किया गया है और कॉन्सेप्ट बहुत मस्त तैयार किया गया, तो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, वो फ्री में मिलेगा। तो आप लोग चैनल से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पर आपका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर अपना कमेंट बॉक्स में नंबर को भेज दीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें उसके तहत आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देख लेते हैं कि हम लोग बारी बारी से अवस्था में परिवर्तन कैसे होती है। सबसे फर्स्ट बात, अवस्था में परिवर्तन, ये ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना और गैस का जो निर्माण होता है या निष्कर्षण होता है, वो सब कैसे होती है, वो सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए पहला नंबर पर लिखते हैं अवस्था में परिवर्तन, और स्टार डाल के लिख लीजिएगा। अवस्था में परिवर्तन के एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते चलेंगे और आराम से करते चलेंगे। अवस्था में परिवर्तन यह कैसे होती है, क्या होती है, ये सारी चीजों को आप लोग को बता देंगे। ध्यान से बस केवल लिखते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो गया आपका कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जानते हैं, मैग्नीशियम को ले लेते हैं, और मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, मैग्नीशियम धातु होती है, मैग्नीशियम तत्व जो होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम जो होती है, इसके बारे में हम लोग को चलते चलते हैं। तो मैग्नीशियम को ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग को लेना है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लिखते चलिएगा, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेते चलिएगा। तो जब मैग्नीशियम होती है, क्या लेते हैं? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं, मैग्नीशियम को किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ लिखते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मात्रा उतरा पर गलत अगर होता है तो थोड़ा सा अथी कर लीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, तो मात्राएं लिखने में गलती हो सकती है, ठीक है ना, मात्राएं लिखने में गलती हो सकती है, इसके लिए सॉरी सभी से। लिखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में समझा देते हैं। मैग्नीशियम ध्यान से देख लेते हैं, इस जो अभिक्रिया लिखे हैं, तो ये देखिए मैग्नीशियम एक अलग था, है ना, और ये ऑक्सीजन के साथ मिल गया। तो मैग्नीशियम और जब ऑक्सीजन मिला, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यह अवस्था में परिवर्तन हो गया। किसमें परिवर्तन हो गया? अवस्था में परिवर्तन हो गया। जैसे यहाँ लिखते हैं मैग्नीशियम का सूत्र कुछ होता है, फॉर्मूला जो होता है संकेत Mg, और ऑक्सीजन का कुछ होता है O2, यानी कि Mg प्लस O2 मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? MgO,
MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाती है, जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है मैग्नीशियम, MgO। तो MgO हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोग ये सारे चीजों को लिखते चलिएगा कि मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्सीजन का O2 और MgO हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बन जाता है। अब ध्यान से देखिए कि आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित समीकरण केकरा कहते हैं। ठीक है, या फिर जो हम लोग पढ़े तो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण केकरा कहते हैं, कैसे कैसे भाग होती है, अभिकारक कौन होता है, प्रतिफल कौन होता है, ये सारे चीजों को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि देखिए मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम धातु होती है। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, तो नोट पॉइंट आप लोग करके लिख दिएगा। नोट पॉइंट में क्या लिखना है कि मैग्नीशियम जो होती है यह चांदी के समान चमकीला होता है। किसके समान? चांदी। चांदी जानते हैं, चांदी का आभूषण उभूषण भी बनता है। चांदी के समान चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला, चमकीला होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे हम लोग देखते हैं कि जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, मैग्नीशियम को फीते को जलाया जाता है, तो यह बहुत श्वेत प्रकाश, यानी कि चौकाचौंध लिख सकते हैं, बहुत बहुत श्वेत प्रकाश, श्वेत का मतलब उजला। ठीक है, बहुत श्वेत प्रकाश के साथ जलता है, बहुत श्वेत प्रकाश के साथ जलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि जब मैग्नीशियम को फीते को जलाया जाता है तो उसकी प्रकाश यानी कि लौ का रंग कैसा होता है, तो क्या होता है? बहुत श्वेत, यानी कि बहुत चमकीला होता है। जलाया जाता है, जलाया और बहुत श्वेत प्रकाश के साथ जलता है, सॉरी कुछ ही होता है, जलता है। तो ये आप लोगों को सबको लिखते चलना है। ठीक है, और जो लिख रहे हो ठीक है, या फिर वीडियो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लिख सकते हैं, ले लीजिएगा। चलिए दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या बताए थे, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन को भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा में क्या बताया, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन, इसको भी हम लोग आराम से एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेंगे। किसके समय? एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे रंग में परिवर्तन कैसे होती है, का कंडीशन होता है। तो जैसे इसमें रंग में परिवर्तन होगा तो इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग एक हाथी को लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को, तो जैसे एग्जाम्पल में क्या लेना है, लेड नाइट्रेट। क्या लेंगे? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट के घोल को लेते हैं और लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम को डाल देते हैं। किसको डालेंगे? पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड को डाल देते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्साइड को डाल दिया जाता है, ऑक्साइड। जब पोटेशियम ऑक्साइड को डाल दिया जाता है तो देखिए लेड नाइट्रेट का जो रंग होता है वह कैसा होता है? रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन। रंगहीन का मतलब यार इसमें रंग नहीं होता है। ध्यान से अगर इसको पढ़े तो लिखल है रंगहीन, रंगहीन। ठीक है, रंग का मतलब कलर हो गया, अब हीन का मतलब नहीं, यानी कि कलर उसमें नहीं होगा। अब पोटेशियम ऑक्साइड का जो रंग होता है वो भी कैसा होता है? रंगहीन होता है। वो कैसा होता है? रंगहीन। ठीक है, तो दोनों में देखिए कि जब रंगहीन होती है तो लेड नाइट्रेट पोटेशियम ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करेगी यानी मिलेगी तो क्या बनाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बनती है। इसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट बनती है और इसके साथ साथ क्या चीज बन जाएगा? लेड, लेड बन जाएगा, लेड ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो लेड ऑक्साइड भी हम लोग लिख लेते हैं। किसका निर्माण होता है? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। अगर इसी को हम संकेत में लिखें तो लेड नाइट्रेट का संकेत कुछ होता है Pb, PbNO3, PbNO3, P बड़ा P छोटा b, PbNO3, PbNO3 होता है। ठीक है, PbNO3। और जब पोटेशियम नाइट्रेट को पोटेशियम ऑक्साइड को लेते हैं तो पोटेशियम ऑक्साइड को कुछ होता है, पोटेशियम ऑक्साइड का हो जाता है आपका Ki। तो कुछ होता है पोटेशियम सॉरी ऑक्साइड लिखे हैं, आयोडाइज्ड होता है, पोटेशियम आयोडाइज्ड, आयोडाइज्ड। यहाँ सुधार लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से, आयोडाइज्ड, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को लेते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट वहां बन जाएगा और लेड आयोडाइड यहाँ बन जाएगा, आयोडाइड होता है। ठीक है, आयोडाइड।
आयोडाइड। तो इसमें देखिए पोटेशियम आयोडाइड को लिखते हैं, पोटेशियम का होता है के, आयोडाइड को लिखते हैं आई। जब इस तरह की अभिक्रिया हो जाती है तो पीबी जो होता है यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, तो यहाँ हो जाता है पोटेशियम नाइट्रेट में कुछ हो जाएगा KNO3, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और PBI कुछ हो जाता है PBI। तो PBI में हम लोग ये देखेंगे कि जो पोटेशियम नाइट्रेट जो होती है ये पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? पीले रंग का। यहाँ रंगीन रंग लिख देते हैं, इसमें लिख लीजिएगा पीला रंग। कैसा होता है? पीला रंग। यानी कि हम ये चीज को देखें कि पहले से रंग में कोई परिवर्तन नहीं था, ठीक है, लेकिन जब वो अभिक्रिया हो जाती है तो रंग में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत देखें रंग में परिवर्तन कैसे होता है। ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा आप लोग को क्या बताए थे? तीसरा बताए थे कि थी तापमान में परिवर्तन। किसमें बताए थे? तापमान में परिवर्तन या ताप में परिवर्तन। तो तापन या ताप एक ही जो होता है, ताप या तापमान, ताप या तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे होगी। तो एग्जाम्पल में इसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग चलते हैं। इससे क्या होता है? थोड़ा सा अलग चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब तापमान में जब परिवर्तन की बात आती है, किसमें परिवर्तन? तापमान में परिवर्तन की बात आती है, तो इसके साथ हम लोग को देखना होता है। जैसे ले लेते हैं बुझा हुआ चूना। क्या ले लेते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ नहीं, बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी, क्या लेते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना में जब हम कौन सी डालेंगे? जल। क्या डाल देते हैं? जल जब डालते हैं तब क्या प्रक्रिया होती है, इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे बिना बुझा हुआ चूना को बोलते हैं, इसका संकेत कुछ होता है CaO, 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 ठीक है, बिना बुझा हुआ है। जब इसमें हम लोग क्या डाल देंगे? जल डाल देते हैं, H2O। जब जल डाल देते हैं तो इसमें क्या बन जाता है? बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग रासायनिक नाम, चलो ठीक है, जब डाल देते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ लिख देते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है। इसके साथ साथ क्या बनेगी? तो जब देखते हैं, जब चूना में हम लोग डाल देते हैं तो इसके साथ साथ बन जाता है ऊष्मा। इसके साथ क्या बनता है? ऊष्मा। ऊष्मा निकलता है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है। और कौन सी गैस निकल जाती है? तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलेगी? तो मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यही ना होता है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए ध्यान से देख लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। बिना बुझा हुआ चूना को रासायनिक नाम में लिखे तो बिना बुझा हुआ को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। लिखते चलिएगा, ठीक है, इस सारा चीजों को लिखना है, जितना हम बोर्ड पर लिख रहे हैं वो सारी चीज को लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और जल आप लोग को पता ही है, ठीक है, जल, ये सारी चीजों को लिखना है। अब जब हम लोग इसे लिख दिए तो इसमें एक संकेत के रूप में लिखेंगे। जो संकेत के रूप में लिखा जाता है उसी को बोलते हैं परमाणु रासायनिक समीकरण। तो जिस संकेत के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ ही होता है CaO। देखिए, और यहाँ आ रहा है ऑक्साइड। एक बात आप लोग को याद रखते हैं कि ये सारे चीजों को ऑक्साइड याद करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे चीज जो आती है इस सबको याद नहीं किया जाता है। ऑक्साइड आता कहाँ से? ऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन से। जैसे हम मान लेते हैं लोहा लिए, तो लोहा को इंग्लिश में कुछ बोलते हैं? फेरस, Fe। तो एकरा में जब ऑक्सीजन डालेंगे तो कुछ हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड, Fe2, FeO2, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कॉपर लेते हैं, Cu, कॉपर लेते हैं तो कॉपर में जब ऑक्सीजन को डालेंगे तो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड, CuO, ठीक है, क्या होता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड। आई बात समझ में? उसी तरह से सारे चीजों को जितने भी हम लोग लिखते हैं, जैसे कैल्शियम ही लिए थे तो कैल्शियम था, और जब इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें तो कुछ होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO2। आई बात समझ? कैल्शियम अथी CaO, केवल O2 नहीं होता, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, FO, ठीक है। इस तरह के कंडीशन में चलते हैं। तो जितने ये सब चार सारे चीजों को याद नहीं किया जाता, थोड़ा सा अपना सेंस लगाया जाता है
कि जो भी धातुएं होंगी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाली, अगर अभिक्रिया के साथ करती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड का निर्माण करेगी, तो इस ऑक्साइड का निर्माण कर दी। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देखें कि जो यहाँ कैल्शियम था वो और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर दिया, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का क्या बना दिया होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का संकेत क्या हो जाता है या सूत्र क्या होता है, CaO होता है। अब इसके साथ जब जल मिलाते हैं तो जल का सूत्र आप लोगों को पता कुछ होता है H2O। जब इसका ऐसा कंडीशन मिलाते हैं तो मिलाने के दौरान इसमें क्या बन जाता है, CaOH2 OH2 OH2। और जो E होता है इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। OH2 और प्लस में लिख देते हैं इधर ऊष्मा, प्लस में क्या होता है ऊष्मा, यानी कि इसमें देखिए कि ताप में परिवर्तन होती है। और तीसरा डिगो जी था ताप में परिवर्तन, इस बिना बुझा हुआ तो कोई गर्म नहीं होता है। देखे होंगे आप लोग घर को पुताई उताई करने में इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसी का प्रयोग किया था। तो जब बिना बुझा हुआ जब चूना होती है, जिसमें ऐसो अगर ध्यान से देखें ना हमको पढ़े तो इसमें लिखा हुआ बिना बुझा हुआ चूना, तो जैसे आगे लहरती है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, जल। और जब जल डाल देंगे तो हो जाएगा बुझा हुआ चूना। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा होता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी चीज बुझेगा कब, जब उसमें जल होगा, और जल का सूत्र कुछ होता है H2O, यानी कि उसमें H2O रहेगा तो वह बुझा हुआ होगा, और अगर H2O नहीं रहेगा तो बिना बुझा हुआ होगा। अरे बात समझ में, ठीक है। तो घर को पुताई उताई करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि चूना का प्रयोग किया जाता है। जब चूने को हम लोग बाल्टी में डालकर, ठीक है, उस पर पानी डाल देते हैं तो बाल्टी बहुत गर्म हो जाती है, यानी कि उससे क्या पता चला हम लोग को कि ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है। तो उसमें उत्सर्जित यानी कि तापमान में कुछ परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, तापमान में। तो तापमान में परिवर्तन देख लिए, इन्हीं को तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक जो समझ में आए, ठीक है। इस तरह से तापमान में भी कुछ परिवर्तन होती है, इस सारी चीज को लिख लीजिएगा। और जैसे आप लोग ये सारी चीज को लिखेगा ना तो आप लोग को पता चलेगा कि बिना बुझा हुआ चूना के CaO होता है, और जो ये होता है इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको लिख ही देते हैं नहीं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना। तो बुझेगा कब, जब उसमें जल डाल देंगे तब, और नहीं बुझेगा कब, जब उसमें जल नहीं रहेगा तब, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन को हो गया। अभी तो तीसरा हो गया था। अब इसके बाद आते हैं चौथा पर। इसके बाद कौन से अभिक्रिया को देख लेते हैं, चौथा परिवर्तन। तो चौथा परिवर्तन क्या बताए थे, तीसरा हो जाएगा ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। हाँ, तीसरा हो जाता है आपका अवक्षेप का बनना, ठीक है, शायद यही तो लिखा था ना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप कैसे बनेगा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, बनना। अब ध्यान से देखिए, ये सारी चीज देख रहे हैं आप लोग, ये किसी न किसी तरह से परिवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तित। जैसे पहले बिना बुझा हुआ था, इसमें कोई अथी नहीं था, जब जल को डाल दिया तो इसमें परिवर्तित हो गया, परिवर्तित होकर क्या हो गया, बिना बुझा हुआ। इसका जो नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो नाम होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से जो परिवर्तन देखने को मिलती है, रासायनिक जो परिवर्तन होती है, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे आपको कह दे कि जो बुझा हुआ चूना है, एकरा में से आप जल को निकालिए, तो बहुत मुश्किल तरह से निकाला जा सकता है, नहीं निकाल तो सकते हैं, बुझा हुआ चूना तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल तरह से गुजारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बनता है आपको ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने होंगे। ब्लीचिंग पाउडर जो नली उली में डाला जाता है कीड़ों को मारने के लिए, तो ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है इसी तरह की प्रक्रिया से बनती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है चूना, इसके ऊपर कैलोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है। कौन सी गैस प्रोवाइड की जाती है, कैलोरीन। तो जो कैलोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है तो व्यंजक चूना का निर्माण होता है, ठीक है। तो सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बाय गति गति, धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे, सारे चीजों को समझते चलेंगे। तो चौथा नंबर पर हो जाता है अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का बनने में भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। जिस समय आप लोग को बताया जाता है उस समय आप लोग न तो लिखा कीजिए और न तो कुछ, ठीक है, इधर उधर ध्यान को भटकाया कीजिए, आराम से पहले समझ लीजिए, आप लोग को लिखने या स्क्रीनशॉट करने पर समय देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, चौथा हम लोग क्या बताए थे, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप के बनने में हम लोग किसको ले लेते हैं, बेरियम सल्फेट को। क्या लिखते हैं, बेरियम क्लोराइड होगा और तनियुक्त सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको किसको लेते हैं, कोई अन्य पदार्थ लेना होगा, बेरियम लिखते हैं, बेरियम, बेरियम, ठीक है, बेरियम। और बेरियम किसको लेते हैं, सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सॉरी, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड,
बेरियम क्लोराइड को ले लेते हैं, अब इसको मिलाते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब मिलाते हैं, किसके साथ? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैसे होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ध्यान से पहले इसका एक साथी भी लिख लेते हैं। ये सारी चीजों को आप लोग को बताएंगे कि ये जो भाग ले रही है सब क्या है, ये तीर का चिन्ह बार बार क्यों दिया जा रहा है, ये साइड कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो सारी चीजों को बताएंगे। फिलहाल के लिए जो आप लोग को बता दिए थे, 5 परिवर्तन दिए थे कि 5 रासायनिक अभिक्रिया 5 तरह के परिवर्तन होती है, तो पांचों के एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड का होता है BA, कुछ होता है BA। ठीक है, BA क्लोराइड का Cl2, BaCl2। ठीक है, बेरियम BeCl2 हो जाएगा जी, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, BeCl2 हो जाएगा, BeCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस में AH, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। जब ऐसे मिलाया जाता है, ठीक है, इस तरह के जब मिलाया जाता है तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा कि एक अवक्षेप का निर्माण होता है, और वह अवक्षेप कौन सी होता है? बेरियम सल्फेट। किसका निर्माण होता है? बेरियम सल्फेट, यानी कि यहाँ बन जाएगा BeSO4, बेरियम सल्फेट, और प्लस में, और आगे देखिए कोजी बच गया, यहाँ क्लोरीन बच गया और हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ कुछ बन जाता है HCl, यहाँ भी हम लोग बन रही है, तो बेरियम सल्फेट। ये जो बेरियम सल्फेट बना है इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं, पहले डायरेक्ट लिख दिए ना। ठीक है, बेरियम सल्फेट, बेरियम, इसको नीचे लिखिएगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और प्लस में कौन सा अम्ल बन गया? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसी को यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इस तरह के जो तीर का चिन्ह दिए थे, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वो मिलने के बाद कुछ बन गया था? बेरियम सल्फेट, तो BeSO4 बेरियम सल्फेट, और प्लस में साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? HCl। इस तरह की सारी प्रक्रिया होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो बेरियम सल्फेट बन रहा है ये रवे के रूप में प्राप्त होती है। रवा का मतलब होता है बहुत छोटा छोटा दाना, बहुत छोटा छोटा दाने के रूप में प्राप्त होती है, इसी को बोलते हैं अवक्षेप। बहुत छोटे छोटे दाने के रूप में प्राप्त होती है, इसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप, यानी कि अवक्षेप के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको लिख देंगे अवक्षेप। क्या लिख देंगे? अवक्षेप। तो ध्यान से देखिए कि आप लोग कितने तरह के परिवर्तनों को देखे थे? 5 तरह के परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, 5 तरह के परिवर्तन होते हैं, 4 का एग्जाम्पल आप लोग को मिल गया। ठीक है, एक बच गया, उसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं। फिलहाल के लिए जो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, कर लीजिए, और जो लिखना चाहते हैं ध्यान से अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए। फटाफट थोड़ा सा स्पीड कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी लिख सके। लिखिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा और फटाफट लिखिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं, पांचवा कौन सा परिवर्तन रह गया था? गैस में परिवर्तन। तो इसको लिख लीजिए, गैस में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन। आसानी से एकदम सिंपल तरीके से हम लोग समझते चलते हैं। चलिए, अभी गैस में परिवर्तन कैसे होती है इसका भी एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझते हैं। जैसे एक ले लेते हैं जिंक धातु। कौन सी धातु ले लेते हैं? जिंक। जिंक बोले तो जस्ता। ठीक है, जिंक ले लेते हैं। अब इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब कराएंगे तो क्या बनेगा? तो ध्यान से देखिएगा कि क्या बनता है। जिंक क्लोराइड। क्या बनता है? जिंक क्लोराइड। तो यहां लिखते हैं जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और फिर प्लस में क्या बच जाएगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो चलिए देखते हैं, इसका समीकरण लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? जिंक का कुछ होता है आप लोग को पता होगा, Zn। जिंक का संकेत क्या होता है? Zn। और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl। कुछ होता है HCl।
जब Zn को HCl के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो Zn और प्लस में HCl मिल जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा ZnCl, यानी कि जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 या 2HCl होता है, ZnCl2 प्लस में H2, क्या हो जाएगा H2 क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये गैस के रूप में निकल रही है, किसके रूप में, गैस के रूप में। और जब कोई अभिक्रिया गैस के रूप में लास्ट में निकलती है तो वो ऊपर की ओर तीर की चिन्ह दिया जाता है। तो आप लोग इस तरह से कर कर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, आपने 5 परिवर्तन में आप लोग को पांचों के बारे में बता दिए, किसके बारे में, 5 परिवर्तन होती है उसके बारे में आप लोग को बता दिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो पहले आप लोग ध्यान से देखिए, तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े, अभी तक जितना पढ़े उसमें आप लोग को एक विशेष रूप से आप लोग को दिखाई दिया होगा कि आप लोग पहले तो समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। तो इतना तक देखे होंगे, तो देखिए ध्यान से कि जब कोई पदार्थ मिलकर, जब कोई पदार्थ या तत्व, ठीक है, मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करती है, नए पदार्थ का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में आप लोग को यही लिखना है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ मिलकर, ठीक है, लिख दे तो लिखते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ, ठीक है, अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले, भिन्न मतलब अलग गुण वाले, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करेगा, निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 तरह के भाग आते हैं, 2 तरह के पार्ट आएंगे आपको। पहला नंबर पर आता है, 2 तरह के भाग कौन कौन से होते हैं, जो भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल, जो नया पदार्थ बन गया उसको कुछ बोलते हैं प्रतिफल। यानी कि 2 तरह के भाग हम लोग को देखने को मिलता है, अभिकारक, प्रतिफल। और प्रतिफल को ही कहीं कहीं उत्पाद भी देता है, कुछ देता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट दे देता है। जैसे आप लोग को ध्यान से समझाते हैं, इसके ऊपर एक परिभाषा, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, तो एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे H2 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, H2 हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाया जाता है तो जो तत्व भाग लेगा, ठीक है, जो तत्व भाग लेगा उसे एक जो भाग लेगा उसको बोलते अभिकारक, इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। और इसके बाद जो बनता है, तो इसके बाद कुछ बनेगा H2O, क्या बन जाएगा, H2O। तो जो ये बनता है H2O, यानी कि जो जल बना, इस जल को क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, उत्पाद या प्रतिफल। तो अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक कभी परिभाषा लिखेगा। अभिकारक की परिभाषा कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज जो अभिकारक, प्रतिफल, ये सब जो सारी चीज होते हैं, ये सारे चीज आपको अथी पर PDF फाइल में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, उसको बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, ठीक है, वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझिए, लिखा हुआ आप लोग को मिलेगा। अगर लिखने की है तो आराम से लिख भी सकते हैं। देखिए अभिकारक केकरा कहते हैं, ये होगा तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को कुछ कहते हैं अभिकारक। तो भाग कौन कौन ले रहा था, H2 और O2, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में H2 और O2 क्या हो जाएंगे, अभिकारक। और इसके द्वारा जो बन रहा था नया पदार्थ, इसके द्वारा कौन सी बन गया, H2O जल। जो नया पदार्थ बन गया
कि दोनों पदार्थों से भिन्न है। देखिए लिखा है कि नए पदार्थ का पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलने के साथ कुछ भिन्न गुण वाले, यानी कि इसका गुण जो होगा इन सबसे अलग होना चाहिए। तो भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण। और इस जो नए पदार्थ बना इसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझ में आ गया होगा, तो आराम से इसको लिख लीजिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। पिछले छमाही एग्जाम में शायद क्वेश्चन पूछा था कि रासायनिक समीकरणों के लिखने की नियमों को लिखें। ठीक है, तो अगले हम लोग हेड डालेंगे रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि या नियम। ठीक है, वो जिनको उतारना है मतलब लिखना है वो लिख सकते हैं, और बाकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए लिखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण में हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैसे कैसे किसको लिखा जाता है। देखिए, तो यहाँ हम लोग हेडी क्या डालेंगे, इस जगह पर हेडी डाल लीजिए रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि या नियम। रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि, यानी कि कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये सारे चीजों को आप लोग एग्जाम्पल के रूप से समझ लीजिए। जैसे आप लोग अभी तो यहाँ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे मान लेते हैं इसी को लीजिए Zn, यानी कि जिंक हो गया, अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, इस फॉर्मूला है। ठीक है, और जब कभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ, उन पदार्थों को संकेत के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में, संकेत के रूप में लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ लिखा है ना कि रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके भी परिभाषा लिख देते हैं थोड़ा देर में, पहले इसको देखिए ध्यान से। तो क्या बन जाएगा, Zn और इसका वाला SO4, तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट हो जाएगा। ZnSO4 और प्लस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा इधर, आप लोग क्या देखें, अभी तो बताया कि जो अभिक्रिया में भाग लेगा, तो अभिक्रिया में भाग कौन सी ले रहा था, इसमें Zn और H2SO4 जो भाग लेगा उसको बोलते हैं अभिकारक, उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो बन जाता है, तो नए पदार्थ जो बन जाते हैं, तो नए पदार्थ यहाँ से तक बनेगा, जो नए पदार्थ बन जाते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद या फिर प्रतिफल, उसका बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। तो अब यहाँ से हम लोग देखिए, ठीक है, कि यहाँ से हम लोग क्या क्या चीज को पॉइंट्स देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि कौन कौन सी होगी। तो पहला नंबर पर आप ये देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और अभिकारक को हमेशा समीकरण की किस ओर लिखी जाती है, बाईं ओर। किस ओर लिखी जाती है, अभिकारक को हमेशा हमेशा किधर की ओर लिखी जाती है, बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ लिखेंगे रासायनिक समीकरण में, ठीक है, बार बार समीकरण लिखना बहुत दिक्कत है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक को, किसको, अभिकारक को किधर की ओर लिखा जाता है, अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, तीर के बाईं ओर। तीर का जो चिन्ह होती है, तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखी जाती है। बाईं ओर को शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिखी जाती है। पहला हो जाएगा। दूसरा नंबर पर आप लोग क्या दिखेगा, दूसरा नंबर पर कि तो अभी अभिकारक हो गया था, उत्पाद को किधर क्यों लिखते हैं, दाईं ओर। तो ये सारे चीजों को लिखा, रासायनिक समीकरण में उत्पाद को या प्रतिफल को, उत्पाद या प्रतिफल, बार बार हम इसको लिखते चले, ठीक है। प्रतिफल को किधर क्यों लिखते हैं, तीर चिन्ह के, तीर जो चिन्ह है तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है, RHS की ओर लिखा जाता है। ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा आप लोग क्या देखिएगा कि जब अभिकारक, जो अभिकारक है एक से अधिक हो जाती है, एक से अधिक हो जाती है, अभिकारक हो या फिर प्रतिफल, जब एक से अधिक हो जाती है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यानी कि यहाँ लिखेंगे यदि अभिकारक या प्रतिफल, ठीक है, अभिकारक या प्रतिफल एक से अधिक हो जाते हैं। कितने से अधिक, एक से अधिक हो जाते हैं। ध्यान से लिखिएगा, एक से अधिक हो जाते हैं तो उनके
उनके बीच किसका चिन्ह दिया जाता है, उनके बीच किसका चिन्ह देते हैं, प्लस का, उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, अगले नंबर पर लिखेगा चौथा नंबर पर। अब चौथा नंबर पर क्या लिखने की बात होगा, तो चौथा नंबर पर ही होगा कि रासायनिक समीकरण में ठीक है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल के बीच, अभिकारक और प्रतिफल के बीच किसकी चिन्ह दी जाती है, तीर का चिन्ह दिया जाता है, बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है, तीर का चिन्ह दिया जाता है, तीर का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, और यह जो तीर होती है, तीर, तो इसी में लिखेगा यह तीर का सिर या सिरा, यह तीर का सिरा किधर की ओर होती है, तीर का सिरा हमेशा प्रतिफल की ओर होती है, किसकी ओर होती है, प्रतिफल की ओर होती है। इससे हमको ये पता चलता है, ठीक है, कि अभिक्रिया किधर की ओर हो रही है, अभिक्रिया किधर की ओर हो रही है। जैसे यहाँ हम तीर का चिन्ह इधर की ओर दिए हैं, तो हमको पता चला कि ये दोनों मिलकर एक नए पदार्थ इधर की ओर निर्माण किए होंगे। अगर यही तीर का चिन्ह हमको अगर बाई चांस अगर घुमा के ए साइड दिए हुए थे, तो इससे हमको ये पता चला कि इससे ये पदार्थ का निर्माण हुआ है। अब बात समझ में, जब इससे ये पदार्थ का निर्माण होता है तो ये हो जाता प्रतिफल और उत्पाद, और ये हो जाता अभिकारक। ठीक है, अभिकारक हो जाता। तो ये सारे चीजों को आप लोग को ध्यान से रखनी होती है, सीखनी होती है। तो ये चार तरह की बात, नए नए बातों को हम लोग देखें। ठीक है, कितने तरह की बातों को देखें, नए नए चार तरह की बातों को देखें, और चार तरह के रासायनिक समीकरण की लिखने की विधियां होती है। हाँ, एक आप लोग को छूट गया था, जो अभी तुरंत बोले, रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा नए बने पदार्थ को, भाग लेने वाले तथा नए बने पदार्थ को जब संकेत के रूप में लिखा जाता है। क्या किया जाता है, संकेत के रूप में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आया बात समझ में। जैसे देखिए, इसको हम लिख देते, जैसे इसका हम लोग क्या लिखते हैं, जो संकेत लिखा हुआ है, ये Zn किसका संकेत होता है, जिंक का, तो यहाँ लिख देते जिंक, या क्या लिख देते जिंक। और H2SO4 किसका साथी होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो यानी कि जिंक जो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब मिल जाता है, तो यहाँ कुछ बन जाता है, जिंक सल्फेट। क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और प्लस में हाइड्रोजन प्लस में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन। तो ये जो आप लोग देखे थे, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक लिख लीजिएगा, हम अभिक्रिया लिख देते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। और इसको जो नीचे के संकेत के रूप में लिखे, इसको बोलते हैं समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, समीकरण। ठीक है, आया बात समझ में। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में यही अंतर है। कल हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कौन से पालन कर करके, ठीक है, समीकरण कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग पढ़िएगा। दो प्रकार की होती है, एक संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण। तो संतुलित अगर नहीं है, तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। ठीक है, तो उसके संतुलित करने के लिए भी आपको बताएंगे कैसे कैसे संतुलित करनी है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।
उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कर दीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग को बता दिए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना नंबर सेंड कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।